अभी कुछ साल पहले तक हम में से ज्यादातर ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज को एक वैज्ञानिकों का शगुफा समझते थे, परंतु आज हम सभी के जीवन को इसने प्रभावित करना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, गर्मियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है और जो बीता वर्ष था 2024 वो अब तक का सबसे गर्म वर्ष था, अब तक का सबसे गर्म साल था। और अगर गर्म सालों की बात करें तो अब तक के सबसे 10 गर्म साल पिछले 10 साल ही तो थे। गर्मी बढ़ रही है, बर्फ पड़ने का समय और उस बर्फ की मात्रा वो दोनों तेजी से कम हो रही है। जब भी हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो हमारा ध्यान, मेरा आपका ध्यान ज्यादातर ग्लेशियर्स पे जाता है। ग्लेशियर्स पीछे जा रहे हैं, उनकी वजह से जल संकट हो सकता है, ये हम सोचते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का क्या होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। पीने का पानी, खेती बाड़ी के लिए पानी, इंडस्ट्रियल पानी, उसमें कमी आएगी उसके बारे में सोचते हैं। पर क्या आपने कभी ग्लोबल वार्मिंग और सी आइस के बारे में, सी आइस जो है समुद्री बर्फ, उसके बारे में कभी सोचा है? उस ओर तो शायद हम कभी ध्यान देते ही नहीं, ये हमसे इतनी दूर जो है। तो आज हम बात करेंगे सी आइस के बारे में। परंतु आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सच मानिए, आपके सहयोग के बिना आपको और मुझे प्रभावित करने वाले विभिन्न विषयों पर आपके साथ चर्चा कर पाना लंबे समय तक संभव नहीं हो पाएगा। अतः चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर सी आइस की बात करें तो ये ग्लेशियर या फिर पोलर आइस शीट्स या फिर आइसबर्ग या आइस शेल्फ से अलग है। ये विशेष रूप से ध्रुवीय जो हमारे इलाके हैं, पोलर रीजन है, वहां समुद्र के ऊपर फ्री फ्लोटिंग आइस है और ये गर्मियों में कम हो जाती है, सर्दियों में इसका आकार बढ़ जाता है। परंतु हमारे टेम्परेचर्स को, ग्लोबल टेम्परेचर्स को कंट्रोल करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। एक तो ये सफेद है, तो जितना भी सोलर रेडिएशन है ये उसमें से बड़ी मात्रा को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। उसी के साथ साथ इसकी वजह से समुद्र के ऊपर की जो हवा है वो ठंडी बनी रहती है, वो गर्म नहीं हो पाती है। और फर्ज कीजिए कि ये गलती है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सबसे पहले, जैसा हमने कहा, समुद्री बर्फ जो है ये रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर रही है, तो इसकी वजह से समुद्र गर्म होगा, समुद्र का पानी गर्म होगा और जब ये बर्फ गलेगी, पानी में परिवर्तित होगी, तो समुद्री पानी की सैलिनिटी जो है, खारापन, वो कम हो जाएगा, उसकी डेंसिटी कम होगी, जिसकी वजह से ये पानी नीचे नहीं जा पाएगा। जो ओशनिक सर्कुलेशन है उसमें बाधा आएगी, समुद्र का जो भोजन चक्र है वो व्यवधानित होगा, जो मैरीन फूड वेब है वो प्रभावित होगा, कोरल रीफ्स व्यवधानित होंगी और अन्य कई परेशानियां इसकी वजह से उत्पन्न होंगी। और इसकी वजह से आइस शेल्फ्स जो हैं वो प्रभावित होंगी और साथ ही ग्लोबल क्लाइमेट पर इससे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। और जैसा कि वैज्ञानिक कहते हैं, इसकी वजह से जो ओशनिक सर्कुलेशन है, जो कि पृथ्वी पर क्लाइमेट को नियंत्रित करने में जिसका बहुत बड़ा योगदान है, उसको ये धीमा कर रहा है, क्योंकि पानी गर्म होने की वजह से नीचे नहीं जा पाता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो सरफेस पे बना रहता है। जो ओशनिक सर्कुलेशन है वो जो नॉर्मल गति है उससे नहीं हो पाता है। अब यूनाइटेड स्टेट का स्नो एंड आइस डाटा सेंटर है, जो कि आंकड़े रखता है, मॉनिटरिंग करता है कितनी आइस है, कितने ग्लेशियर्स हैं, कितनी सी आइस है, उसमें किस तरह के व्यवधान पड़ रहे हैं। तो उसका ये मानना है कि 77-78 हजार वर्ग किलोमीटर सी आइस हर साल कम हो रही है। 77.8 थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ आइस इज गेटिंग डिप्लीटेड एवरी ईयर। उसी के साथ नासा का एक डाटा है जो ये कहता है कि 1981 से 2010 के बीच हर डिकेड में 12% सी आइस में कमी आ रही है। वैसे अंटार्कटिका की बात करें तो वहां 2014 तक स्थितियां भिन्न थी। वहां सी आइस में वृद्धि हो रही थी, उसकी थिकनेस भी बढ़ रही थी, उसका एरिया भी बढ़ रहा था। परंतु 2014 के बाद, 2014 से 2017 के बीच
20 लाख या 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर सी आइस वहां कम हुई है। और 2023 में ये जो नॉर्मल था उससे 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर ये कम थी। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उसकी अगर बात करें तो इससे ग्लोबल वार्मिंग की जो गति है वो तेज होगी, ओशन सर्कुलेशन धीमा होगा, सी की जो काल्विंग है वो ज्यादा होगी, शी सेल्स ज्यादा बनेंगे, ज्यादा तेजी से जो पोलराइज है वो गलेगी। और उसी के साथ अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, अंटार्कटिका की बात करें, तो वो इसके प्रति ज्यादा संवेदनशील है क्योंकि ओपन ओशन है, चारों तरफ ओपन सीज है, जिसकी वजह से काल्विंग बहुत ज्यादा होती है समुद्री लहरों की वजह से। समुद्री जो सर्जेज हैं, समुद्री लहरें हैं, उनका प्रभाव वहां पे ज्यादा है। और अंटार्कटिका में जो सी आइस है वो आर्कटिक की अपेक्षा उसकी मोटाई कम है, आइस की जो थिकनेस है वहां पे कम है। अंटार्कटिका में आइस जो है बहुत ज्यादा मोबाइल है। और हम अगर पिछले साल की बात करें 2024 में, तो सदर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर अपेक्षाकृत ज्यादा रहा। इसकी वजह से जो आइस शेड्स काफी इरोजन जो है आइस शीट्स का वो बहुत ज्यादा हुआ। और उसी के साथ आर्कटिक की अगर बात करें, पिछले साल कनाडा में हडसन बे में फ्रीजिंग जो थी वो काफी डिलेड हो गई क्योंकि जो समुद्री पानी आ रहा था वो अपेक्षाकृत काफी गर्म था, जिसकी वजह से नदर्न हेमिस्फीयर में पिछले साल कई स्टॉर्म्स हैं वो देखने को मिले। बेयरिंग सी, रशिया, नॉर्वे इससे काफी प्रभावित हुए। और जो ये सी आइस है इसका ग्लोबल टेम्परेचर्स को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा योगदान है। तो आज जरूरत है क्योंकि ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर गल रहे हैं, सी आइस गल रही है, आर्कटिक आइस जो है उसमें कमी आ रही है, हमारे ग्लेशियर्स में जो पानी जमा है वो कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम करना है अगर हमें इस प्रोसेस को रोकना है। हमने स्वयं से एक वादा किया था पेरिस एग्रीमेंट में कि हम प्री इंडस्ट्रियल टाइम जो है उससे 1.5 डिग्री के अंतर्गत अपने टेम्परेचर्स को सीमित करेंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे। परंतु अभी पिछले साल आपने देखा होगा जो एवरेज टेम्परेचर है वो 1.55 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर चला गया। हालांकि वैज्ञानिकों द्वारा कहा जा रहा है कि एक साल का जो टेम्परेचर है उसके आधार पे हम ये नहीं कह सकते कि हमने जो पिछले 100 साल का एवरेज है उसे पार कर लिया और ये स्थितियां बहुत ज्यादा विस्फोटक हो गई है। अगर हमने प्रयास नहीं किए, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी से वर्तमान में 2025 के लिए IMD और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा वार्निंग दी जा रही है कि इस साल गर्मी अपेक्षाकृत ज्यादा होगी। हो सकता है ये टेम्परेचर 2024 को भी पीछे छोड़ दे। और इसी तरह अगर चलता रहा तो हमारा एवरेज टेम्परेचर हो सकता है हम पेरिस एग्रीमेंट को पीछे छोड़ दें, हमें अपने लिए नए लक्ष्य तय करने पड़े। तो यहाँ जरूरी हो जाता है कि हम अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करें, बिजली का कम से कम उपयोग करें, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम करें, हमारी जो फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन है उसे कम करें, ग्रीनर एनर्जी की तरफ जाएं, सोलर एनर्जी को अपनाएं, हाइड्रो एनर्जी को अपनाएं, जितनी थर्मल बेस्ड एनर्जीज है उसे कम करें, फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन कम करें, अपने कंजम्पशन पैटर्न को कम करें, गाड़ी जहां तक हो पूल करें, ग्रीनर व्हीकल्स को प्रमोट करें, सार्वजनिक वाहन को प्रमोट करें, अपनी जो कंजम्पशन हैबिट्स हैं उन पे ध्यान दें। और अगर आपको यहाँ की गई बातें, यहाँ की गई चर्चा कुछ अच्छी लग रही है, इससे कुछ जानने को मिल रहा है, कुछ नया पता चल रहा है, तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।